आज का वीडियो सीए फाइनल मई 2024 अटेम्प्ट में जो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एएफएम का पेपर हुआ है, उसमें 2 क्वेश्चन पे स्टूडेंट को थोड़ा-सा ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एक क्वेश्चन जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बाय, सेल एंड होल्ड स्ट्रैटेजी पे है और एक क्वेश्चन जो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का इंटरेस्ट रेट कैप पे जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में स्टूडेंट को थोड़ा-सा ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आज के इस वीडियो में उसी दोनों क्वेश्चन पे मैं क्लैरिटी देने जा रहा हूँ आपको, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार का जो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन था, वो आपके लिए जैसे नवंबर 2023 में बाइनोमियल मॉडल के साथ हुआ, मई 2022 में इंटरेस्ट रेट कॉलर के साथ हुआ, शायद वही पोजीशन आपका बनने जा रहा है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के जो इंटरेस्ट रेट कैप का क्वेश्चन है, उसी पे हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आज आप लोगों का ऑडिटिंग का पेपर हुआ। होप कि ये पेपर भी आप लोगों का अच्छा हो गया और इसी के साथ आपका ग्रुप 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है और विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो। आप में से अगर किसी स्टूडेंट का दोनों ग्रुप है तो पहले इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कीजिए, आप अपने सेकंड ग्रुप की तैयारी कीजिए और फिर उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो यूट्यूब पे ही रहेंगे, प्लेलिस्ट में ही रहेंगे, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैं जब आपको सजेस्टेड वाले वीडियो जो पहले वाले डाले थे, इससे पहला वीडियो, उसमें ये डिस्क्लेमर देना भूल गया था। तो कुछ बच्चे नाराज़ हो गए कि आप बच्चों का भला नहीं चाहते हो। वो बच्चे जो होते हैं अगले पेपर में डिमोटिवेट हो जाएगा अपने आंसर को मैच करा के। तो ठीक है, देखो हर चीज़ों का 2 पहलू होता है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है। अब पॉजिटिव पॉइंट क्या है मैं बता दूँ आपको। हर एक स्टूडेंट को पता है कि एग्ज़ामिनेशन में जब एग्ज़ामिनेशन के बाद आने के बाद उनको अगले पेपर का तैयारी शुरू कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये दिल है कि मानता नहीं। मतलब ये है कि 90% स्टूडेंट आके एक बार तो रजिस्टर देखता ही है कि अच्छा मैंने ये किया था, अच्छा इसमें कुछ कन्फ्यूजन था, देख लेते। क्यों देख रहे हो? कुछ होना तो है ही नहीं। उतना ही नहीं, मैं आपको बता दूँ ग्रुप में, अगर मैं आपको जो हमारा जो टेस्ट वाले ग्रुप था, जिसमें हमने टेस्ट कंडक्ट कराए थे, टेस्ट वाले ग्रुप में मैं बता दूँ कि मैं इसमें 5 बज के 6 मिनट में बच्चों से पूछा था कि कैसा रहा पेपर? बच्चे ने बताया कि ठीक है, बहुत अच्छा रहा, एमसीक्यू भी अच्छा रहा। फिर उसके बाद मैंने पेपर माँगा, मुझे पेपर दिए, फिर बच्चे कुछ बता रहे हैं, फिर कच्चे बच्चे डिस्कशन करते जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, 5 बज के 12 मिनट, 25 मिनट, ठीक है, डिस्कशन बस देखते जा रहे हैं। मेरे से भी पूछ रहा है कि सर आप चेक कर लीजिए, और भी बहुत सारे जगह मैं सारा रीड नहीं कराना, चलो मैं टाइमिंग दिखा रहा हूँ। 6 बज के 35 मिनट अभी भी चले जा रहे हैं, 7 बज के 42 मिनट। अब आप देखो उस ग्रुप पे अभी बताइए कितने मिनट, 8 बज के 40 मिनट तक डिस्कशन चल रही है। बच्चों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। बताइए क्या मिल जाएगा बच्चों को? कुछ नहीं मिलना है ना। आप मुझे बताइए, क्वेश्चन पूछ रहे, बच्चे पूछ रहे कि ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट में क्या आंसर आया 4 साल। मैं बता दूं आपको, मैंने वीडियो उसके बाद आपको डाला, तो मुझे बताइए स्टूडेंट को भी तो पता था। दिल है कि मानता नहीं। वही बात है। अब मुझे बताइए, बच्चे मेरे को इंडिविजुअली सब पूछे जा रहे हैं, इंडिविजुअली पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है, देखो हमेशा बहुत बार क्या होता है कि मैं पेपर एक बार देखता हूँ, ऊपर-ऊपर से देखने में सारे क्वेश्चन सेम लगते हैं कि अरे हाँ, पढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए मैं आके सीधा बोलूँ कि देखो हमारे बुक की ये क्वेश्चन है, हमारे बुक की ये क्वेश्चन है, हमारे बुक की क्वेश्चन है, तो उससे क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर एग्ज़ाम के बाद अगर किसी टीचर का वीडियो देख रहे हो तो एट लीस्ट थोड़ा-सा इनपुट मिले, इसीलिए मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। हाँ, ठीक है, वो डिस्क्लेमर देना भूल गए, वो मेरा मिस्टेक था, उसके लिए सॉरी। टीचर कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहता है। मुझे लगा कि ये बच्चे जो इतने सारे डिस्कशन जो करे जा रहे हैं, मेरे से पूछ रहे इसके सॉल्यूशन क्या होगा, उसके सॉल्यूशन क्या होगा, चलो एक काम करते हैं, वीडियो ही बना दो, सारे क्या कहते हैं, सबको अपना-अपना आंसर मिल जाएँगे। मेन चीज़ ये है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था, उसको नेगेटिव मत लिया कीजिए। देखिए, टीचर जो होते हैं, एक चीज़ बताओ, मेरे लिए तो अच्छा क्या होता? आके सीधा ऊपर-ऊपर बोल दो, 5 मिनट में काम खत्म। क्यों मुझे यहाँ पे ढाई घंटे, पौने 3 घंटे लगा के पूरे सॉल्यूशन बनाने हैं, फिर उसके बाद एक मेंटल स्ट्रेस कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, फिर बच्चे को लगे कि अच्छा बच्चे के आंसर मैच में बच्चे डिमोटिवेट हो जाए, इतना प्रेशर के साथ करना, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, मेरे लिए तो ज़्यादा आसान रास्ता वो था। चलो उस टॉपिक को अब इधर छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी का एग्ज़ामिनेशन है तो उस चीज़ों को आप इस वीडियो को स्टॉप करके बाद में देखिएगा। हाँ जी, आइए सबसे पहले मैं, चलो इंटरेस्टेड बाद में थोड़ा-सा इस पे लंबा डिस्कशन करेंगे, तो इसीलिए उसको पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ए पे आ जाऊँ। ये जो आपका बाय, सेल और होल्ड स्ट्रैटेजी वाले जो क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को जो है डाउट है इसमें। इसमें कह रहे हैं कि एक बच्चे कि सर 1 ए में क्लियरली सेज एंटिसिपेटेड डिविडेंड बोला गया है यहाँ पे। ये जो है ना, ये एंटिसिपेटेड डिविडेंड पर शेयर है। देखो क्लियर सी बात है कि ऊपर में लिख के दे दिया था कि डिविडेंड रेट इज इतना पर शेयर करेंट ईयर का डिविडेंड है, और जो कि डिविडेंड आपका पेड है, ठीक है, और एंटिसिपेटेड पर शेयर तो इसी के लिए हुआ, नेक्स्ट ईयर के लिए आपका एंटिसिपेटेड होगा और ये पेड जो है आपका इसके लिए होगा, ठीक है, ओके।
तो कहना है स्टूडेंट का कि अच्छा जी बताइए, एंटिसिपेटेड डिविडेंड दे दिया है तो फिर आपने ग्रोथ क्यों अप्लाई किया? क्योंकि मैंने जो आपको सॉल्यूशन दिया है वो सॉल्यूशन आपको आप लोगों के पास होगा, ये उम्मीद करता हूँ। तो सिचुएशन कुछ ऐसा था कि देखो, ये हमारा आज का सिचुएशन है। मैं 0 ईयर पे निकल के एक में प्राइस निकाल रहा हूँ, और एक क्या है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी मुझे एक और प्राइस निकालने, याद रखना। एक मुझे प्राइस कहाँ निकालना था, 1 ईयर एंड का फिर से मुझे प्राइस निकालना था। एक तरीके से देखा जाए तो हम P1 निकालना था हमें। सुनिएगा ध्यान से। तो मुझे बताइए, आपका कहना है कि सर एंटिसिपेटेड डिविडेंड तो दे दिया गया था ना? हाँ, मैं मानता हूँ एंटिसिपेटेड डिविडेंड दे दिया गया था, यानी कि 3.25 डिविडेंड जो था ना हमारा, इस पीरियड का दिया गया था। लेकिन आप एक चीज याद रखना कि आज अगर आप प्राइस निकाल रहे हो, फर्स्ट ईयर के एंड में अगर कोई प्राइस निकाल रहे हो, तो आपको डिविडेंड कौन सी चाहिए होगा, मुझे बताइए। आपको तो सेकेंड ईयर एंड का डिविडेंड चाहिए ना, क्योंकि आपने पढ़ा कि देखो, जो इंसान यहाँ पे शेयर खरीदेगा उसको सेकेंड ईयर से डिविडेंड मिलना शुरू होगा, जो इंसान यहाँ पे शेयर खरीदेगा उसको पहले साल से डिविडेंड शुरू हो जाएगा, है ना? तो करंट ईयर की जब आप प्राइस निकालोगे P0, तो आपको चाहिए D1। तो ये था P0, तो हमने क्या किया, 3 प्लस और ग्रोथ ऐड कर दिया, कितना परसेंट बताइए, 8%। इसको हमने डिस्काउंट कर दिया, एक प्राइस हमारा आ गया। अब जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर हम अगला प्राइस निकाल रहे हैं, यहाँ का P1 अगर हम निकालते हैं, तो मुझे बताइए ये जो डिविडेंड है ना, उस पर उनका हक है जिसने यहाँ पे शेयर होल्ड किया होगा। जो इंसान यहाँ शेयर खरीदेगा, जो प्राइस निकाल रहे हैं, उनको तो डिविडेंड सेकेंड ईयर से मिलना शुरू होगा। तो मुझे बताइए हमें चाहिए होगा D2, और D2 कौन सी होगा बताइए, ये 3.25 में आप मुझे बताइए कितना का ग्रोथ ऐड होगा, 10% का। तो इसमें जो हमारा ग्रोथ हो जाएंगे 3.25 प्लस 8% का ग्रोथ, सॉरी 10% का ग्रोथ, ठीक है। और फिर ये जो आपका डिविडेंड आया, इस डिविडेंड को डिस्काउंट करके लाना है, P1 आ जाएगा उसमें, ये इसका कोई यूज नहीं होगा। इस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन था। आपको एक P0 निकालना था, एक साल के बाद का प्राइस निकालना था, और आज की आपकी मार्केट की प्राइस जो है ना, वो दिया गया था 35 रुपीज। तो जो आपने प्राइस निकाला उसको फिर कंपैरिजन करना था, इसीलिए हमने इस तरीके से काम किए थे, याद रखना। एसएम में भी कुछ कह रहे कि सर इन दिस क्वेश्चन इट इज सेज रिवाइज्ड। ये रिवाइज कहाँ से? हाँ, मुझे कुछ बच्चे ने एक क्वेश्चन भी भेजा था, ठीक है मैं भी बताता हूँ। तो अब जैसे अगर यहाँ पे अगर आप ग्रोथ नहीं ऐड करते तो सीधा आपको इसको डिस्काउंट करते ना, अगर आप इसको डिस्काउंट करते तो यहाँ की प्राइस आती, P0 प्राइस निकल के आता आपका। तो वो प्राइस जो है ना आपका शायद ये वाले आते 32.5 रुपीज का जो प्राइस आपको आता है ये। तो ये जिसका भी 32.5 की जो प्राइस आ रही है ना आप लोगों का, वो सारे वो लोग हो जिसने आपने इसको एक्सपेक्टेड डिविडेंड मान के आपने P0 निकाला था। समझ में आ गया बात? लेकिन ये क्वेश्चन नया नहीं था। अब आप लोगों को क्यों नया लगा, कुछ बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, ठीक है, कुछ बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे। एक बच्चे ने ये मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था कि सर ये क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन है। देखिए सर, इसमें जो है ना 2 रुपीज का आपको बीइंग द डिविडेंड पेड बाय 2 पर शेयर है, तो इसमें हमने यहाँ पे 5% का ग्रोथ अप्लाई करके यहाँ का प्राइस निकाला, और रिवाइज प्राइस निकाला हमने 9% का ग्रोथ निकाल के, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड जो है ना 2 रुपीज का डिविडेंड बीइंग पेड ये था। तो इसमें हमने क्या किया, 2 प्लस 5% का ग्रोथ लिया, इसमें 2 प्लस 9% का ग्रोथ लिया, तो दोनों P0 था, इसीलिए हमने एक्सपेक्ट ग्रोथ ऐड किया, और वो तो एंटिसिपेटेड था, ये वाले एंटिसिपेटेड था, इसीलिए हमने ग्रोथ अप्लाई नहीं किया, ये कहना है। ये क्वेश्चन अलग है, याद रखना। इस क्वेश्चन के साथ दूर दूर तक आप मिक्स मत करिएगा, ये अलग क्वेश्चन है, ये मॉडिफाइड वर्जन है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ना, हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन क्यों कोई न्यू क्वेश्चन नहीं था, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट टाइम ये नवंबर 2000 में आया था। तो ये देखो, नवंबर 2000 का सजेस्टेड, ये देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर भी करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर दिया गया था, और यहाँ पे भी देखो ये आपका एंटिसिपेटेड पर शेयर, और यहाँ पे देखिए 2.5 रुपीज और 3 रुपीज का डिविडेंड दिया गया था। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम नवंबर 2000 में आए थे, और ये स्टडी मैट में भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज के साथ है। आप देखिए ध्यान से, अगर इसके बावजूद भी आपको अगर कंफ्यूजन हुई है, तो हम सिंपली कह सकते आप इस क्वेश्चन को देख के नहीं गए हो, नहीं तो ये कंफ्यूजन नहीं होता। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी जो आप सजेस्टेड देखने जाओगे, तो इस 2.5 को माना गया है फर्स्ट ईयर एंड का, यहाँ के नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है, और हम यहाँ का प्राइस निकाल रहे हैं, तो हमें 2 ईयर बाद की D2 चाहिए, और D2 में आपको 7% का ग्रोथ ऐड होगा। तो 2.5 प्लस 7% की ग्रोथ ऐड हो रही थी। ये पहले से भी ये क्वेश्चन थे, स्टडी मैट में भी है, आप जाके स्टडी मैट चेक कीजिए, ये रहा देखो स्टडी मैट।
चलो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब जिसने ये क्वेश्चन को बेस बना के आप अगर अपना आंसर दिए हो तो उनको जरूर मिस्टेक हुआ होगा। ये मॉडिफाइड वर्जन है। वैसे ये क्वेश्चन तो एग्जाम में मुझे तो अभी तक नहीं दिखा है ये क्वेश्चन, तो ये कहीं पे भी आपने जहां से भी ये क्वेश्चन लाए हो ये आपका मॉडिफाइड वर्जन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की वजह से मे भी हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ, अदरवाइज कोई कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन ये नहीं था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका मैं बता दूं मेजर जो इस बार के लिए सबसे बड़ा मुसीबत जो रहने वाला है इस बार के लिए ये क्वेश्चन रहना है, क्योंकि ये जो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट की जो क्वेश्चन है IRRM, आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम जो आए थे, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया था नवंबर 2017 में, जब मेरे एक स्टूडेंट तनय पांडे ने 95 मार्क्स लेके आया हुआ था। ये देखो, ये फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन की हिस्ट्री है, ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 10 का C है। ये क्वेश्चन नवंबर 17 में फर्स्ट टाइम आए थे। फिर उसके बाद बहुत बार उन्होंने अलग अलग जगहों पे डाला, MTP में डाला अलग अलग टाइम पे, RTP में, MTP में, MTP में और फिर स्टडी मैट में भी। इसके एक लंबा हिस्ट्री है, पूरे मैं हिस्ट्री के साथ एक बार बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार के लिए सबसे बड़े मुसीबत रहने वाले हैं। चांसेज है कि हो सकता है इस बार बहुत सारे स्टूडेंट का सही सॉल्यूशन होने के बावजूद भी मार्क्स शायद ना मिले। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, शायद ना मिले। जैसे बाइनोमियल मॉडल के साथ इस बार हुआ था नवंबर 2023 में, बहुत सारे स्टूडेंट का सही आंसर सही थे लेकिन एक हेडिंग की वजह से मार्क्स नहीं दिए गए। जैसे मई 2022 में इंटरेस्ट रेट कॉलर वाले क्वेश्चन के साथ हुआ था, बच्चों का सॉल्यूशन एग्जैक्टली ICI के जैसे था, फिर भी बच्चों को मार्क्स नहीं मिला था क्योंकि सजेस्टेड करेक्ट हो गई थी। तो इस क्वेश्चन के साथ दिक्कत क्या है, इनकी सॉल्यूशन अब तक स्टडी मैट के अंदर और इवन सजेस्टेड हर जगहों पे अब तक इसकी सॉल्यूशन गलत चल रहे थे और चलता आ रहा है, अभी भी है। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में इस बार अभी जो आपका आ गए, तो क्या इस बार ये जो सजेस्टेड या स्टडी मैट जो अभी तक रॉन्ग सॉल्यूशन चलते आ रहे हैं, क्या वो रॉन्ग सॉल्यूशन बना के आए हैं बच्चे उनको मार्क्स मिलेंगे, या कुछ बच्चे ने अपना करेक्ट सॉल्यूशन दिया है उनको मार्क्स मिलेंगे? ये मेन चीज है, यहाँ पे जो है दिक्कत है। क्योंकि हमारे भी जो स्टूडेंट है, मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे का यहाँ पे था कि सर आपने ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये जो IRM के जैसे, ये जब हमने सजेस्टेड डाला था, ठीक है, जब आपको सजेस्टेड टेलीग्राम पे हमने डाले थे, उसके बाद हमारे एक स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपका जैसे सर आपने क्लास नोट में कराया है वैसे करके आया हूं, यानी कि इस स्टूडेंट ने करेक्ट सॉल्यूशन दे के आया है। ठीक है, लेकिन मैंने जो सजेस्टेड में सॉल्यूशन दिया था आपको, वो ICI वाले जो गलत सॉल्यूशन था वो मैंने आपको सजेस्टेड के अंदर दिया हुआ था। बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखो करेक्ट सॉल्यूशन तो ऑलरेडी बच्चे को पता ही था, तो खास करके वो बच्चे ज्यादा परेशान होंगे ना जिसने करेक्ट वाले जो नहीं पता है, जिनको स्टडी मैट में पढ़ के गए, तो मतलब चलो करेक्ट वाले तो आप लोगों को पता ही है, ICI वाले मैंने सजेस्टेड दे दिया, वैसे भी मैंने सजेस्टेड दिया था, कोई कोई क्लेम नहीं कर लिया कि इसी पे मार्क्स मिलेंगे। आप लोग तो उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करने लग जाते हो। फिर कहते सर आपने तो आंसर ही चेंज कर दिया, क्लास में कुछ और कराया और अब ICI का आंसर आपने दे दिया। क्योंकि जो हम क्लास में कराते हैं उस क्लास के अंदर आपको ये जो है ना, इसमें दिक्कत क्या है वो थोड़ा सा डिटेल में ही डिस्कशन करेंगे, मैं बताऊंगा अभी आपको। इसमें लिखा है, देखो क्लास वाले नोट्स में भी लिखा है, ICI सॉल्यूशन इज नॉट अप्रोप्रिएट एट एज इट सेटल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। क्योंकि आपको पता होगा जब भी कभी फ्लोटिंग इंटरेस्ट आते हैं तो इंटरेस्ट यहाँ डिसाइड होती है, पेमेंट यहाँ होती है, फिर इंटरेस्ट यहाँ फिक्स होती है, पेमेंट ड्यू होता है एंड में। तो इंस्टीट्यूट ने क्या करा था, जिस दिन इंटरेस्ट फिक्स हुई है ना उसी दिन सेटलमेंट कर दिया है, जो कि गलत था। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि 13-14 के लिए इंटरेस्ट फिक्स होता है 31 मार्च 2013 को और इंटरेस्ट ड्यू होता है 31 मार्च 2014 को। तो यही चीज जब हमने सजेस्टेड आपको दिए थे ना, तो सजेस्टेड को मैंने वैसे आपको, जब मैंने आपको सजेस्टेड दिया था तो ये मैंने सजेस्टेड दे दिया कि अच्छा चलो ठीक है, जिस दिन का इंटरेस्ट फिक्स हुआ उसी दिन हमने पे ऑफ निकाल दिया। तो कुछ बच्चे परेशान हो गए, कुछ बच्चे और ने भी कलेक्शन यहाँ पे कमेंट किए थे कि सर आई फील सॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 3A इज रॉन्ग। बच्चे का कहना है कि मैंने जो सजेस्टेड दिया था वो रॉन्ग है। इंटरेस्ट गिवन ऑन 31 मार्च आर रेट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मुझे खुशी हुई कि कम से कम बच्चे स्टडी मैट के बियॉन्ड सोच तो रहा है, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरे लिए बच्चे कुछ एक ओपिनियन बना के बैठे हुए हैं कि सर तो हमेशा
आईसीआई के सॉल्यूशन बदलते रहते हैं, जबकि मैं आपको बता दूं हर जगहों पे जहां कहीं भी इंस्टीट्यूट के मैं अगर सॉल्यूशन को डिफर करता हूं तो हर जगह मेरे नोट्स पे डिस्क्लेमर लिखा हुआ होता है। मैं हमेशा बच्चे को ये बता के चलता हूं कि ये है आईसीआई की सॉल्यूशन, ये है मेरे सॉल्यूशन, अंधेरे में रख के हम काम नहीं करते। ठीक है, तो चलो इस बार तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आईसीआई के सॉल्यूशन के अगेंस्ट इतने बच्चे आप लोग सोचते हो, मुझे थोड़ा सोच के खुशी हुई। सो फॉर बस वही बात है कि इसका भी दिक्कत वही है कि मैंने जो आपको सजेस्टेड दिया था उस सजेस्टेड के अंदर सर आपने ड्यू डेट पे कैसे ले लिए, ये जिस दिन का इंटरेस्ट तो अगले दिन के लिए हुआ है। तो ठीक है, मैं आपको बता दूं मैंने जो करेक्ट सॉल्यूशन अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन होता है वो भी मैंने आपके सामने प्रोवाइड कर दिया है, जो मैंने अपने नोट्स में जो दे रहा हूँ आपको, जो मैं अपने नोट्स में जो प्रोवाइड करता हूँ पीरियड वाइज देता हूँ कि देखो इसमें कोई डेट नहीं है, 13-14 पीरियड लीजिए, ये डेट बिगिनिंग में फिक्स हुई है और ये आपका अमाउंट जो है एंड में आई है। तो हमने इसी चीज़ों को क्लैरिफाई करके आपको सजेस्टेड रिवाइज कर दिया हूं कि देखो इस दिन की जो रेट है आपका, ये रेट किस दिन अप्लाई होंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, इस दिन का पे ऑफ इस रेट पे निकलेंगे। तो ये पीरियड कौन सी कहलाएगा बताइए, 24-25 का पीरियड कहलाएंगे, जहां पे इंटरेस्ट फिक्स करेंगे अगले स्टार्टिंग में और इंटरेस्ट ड्यू होगा एंडिंग में। समझ में आगे बात, ये आपका एक्यूरेट करेक्ट सॉल्यूशन है। देखो इधर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आना है, सब कुछ सेम रहना है, इधर की पार्ट्स कहीं कोई चेंज नहीं आने वाला है, जो भी चेंज होने वाला है सिर्फ इस डेट की पंगे है और कुछ भी नहीं है। अब अगर इस बार के लिए इंस्टीट्यूट ने इस डेट को बेस बना के अगर सॉल्यूशन चेक किया तो कुछ बच्चे को मार्क्स मिलेंगे, कुछ बच्चे को मार्क्स नहीं मिलेगा अगर इस डेट पे फोकस किया तो। वैसे तो उम्मीद है इंस्टीट्यूट डेट पे फोकस नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको पहुंचा दूं स्टडी मैट में। ठीक है जी, स्टडी मैट में पहुंचा दिया। देखो यहाँ पे लोन जो लिया हुआ टाइम तो वही वाले जो नवंबर 2017 वाले क्वेश्चन था, 1 अप्रैल 2012 है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं ये कुछ सिचुएशन बनता है, लोन लिया जाता है 1 अप्रैल 2012 को, ध्यान से देखिएगा। और कह रही कि आपका इंसेप्शन पे इतना है, अक्टूबर 2022 को प्रोजेक्शन कुछ दिया गया है। तो उसने बोला है कि देखो 31 मार्च की जो रेट है ना उसने 10.2% ले लिए। ठीक है जी, और 31 मार्च 2014 के लिए 11.5% का रेट ले लिया है, और ये देखिए 31 मार्च 2015 के लिए 9.25% का रेट ले लिया है। और मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूट ने ये स्टडी मैट है, याद रखना ये स्टडी मैट है आपका पेज नंबर 12.18 पे। अच्छा ये भी स्टडी मैट कब का ये भी मैं बता दूं आपको, ये स्टडी मैट है आपका जो जैसे ही हमारा सिलेबस रिवाइज हुई थी तो 2023 में जो इंस्टीट्यूट ने अप्रैल में जो इशू किया था वो वाले स्टडी मैट है, याद रखना है स्टडी मैट अप्रैल 2023। बोलोगे ये डेट क्यों बता रहे हो, क्योंकि इसके बाद रिवाइज हुई है, मैं बताता हूँ अभी आपको। और जो ओरिजिनल क्वेश्चन थे ना, ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर लिखा गया था कि लोन इज 4 ईयर, दूसरी चीजों पर ध्यान रखिएगा, लोन इज फॉर 4 ईयर। ओके जी, तो अब देखो क्या होता है, लोन अगर यहाँ पे लिया है तो 1 2 3 4 ईयर हमारा कब खत्म हो जाएगा बताइए, 31 मार्च 2000 को। और 30 मैं आपको बता दूं जो ओरिजिनल क्वेश्चन थे ना 2017 का, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना वो ओरिजिनल क्वेश्चन ये थे 2017 वाले जो ओरिजिनल क्वेश्चन इससे पहले के एडिशन वाले बुक में थे हमारे। ये देखो 31 मार्च 2016 को ना दो रेट दिया गया था, 9% और 8.25%। ये देखो ये थे ओरिजिनल क्वेश्चन जब फर्स्ट टाइम एग्जाम में आए थे। तो आप मुझे बताइए 9% और 8.25% दो दो रेट कैसे हो जाएगा, सोच के देखो आप। 9% और 8.25%, तो बच्चे ने क्या करा, कोई भी जब सजेस्टेड किस बच्चे को मार्क्स किस रेट पे मिला, अरे किसी ने कुछ भी लिख के दिया था, सब में मार्क्स मिले थे, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये देखो ये बच्चे हैं जिसका 95 मार्क्स आए थे नवंबर 2017 का, ये देखो ये नवंबर 2017, ये देखो 95 मार्क्स दिख रहे हैं। इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन था, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसके एनालिसिस पे मैंने वीडियो भी आपको बना के डाला हुआ है, आई थिंक मेरे जो पिछले वाले यूट्यूब चैनल है उस पर होगा, इस वाले चैनल पे तो इसका वीडियो एनालिसिस नहीं है। अब देखो जब आपको फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आए थे ना तो कैसे कैसे क्वेश्चन पे सॉल्यूशन पे मार्क्स दिए थे। देखो ओरिजिनल जो क्वेश्चन थे ना, ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में बोला गया था कि क्या करेगा, हाउ दिस बोरोविंग कैन हेज द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ एक्सपेक्टेड राइज इन द इंटरेस्ट रेट, कैसे हेज करेगा, बाकी और कुछ नहीं लिखा गया है, जबकि उसको पे करना इंटरेस्ट 8.5% और बाकी कुछ नहीं लिखा था। आपको मैं बता दूं कैप ऑप्शन भी कर सकते थे और कॉल ऑप्शन भी ले सकते थे। देखो बच्चे ने कॉल ऑप्शन लिखा है, उसने बोला है कि कॉल ऑप्शन लेगा, कॉल ऑफ इंटरेस्ट रेट लेके हेज करा, देखो उसके बावजूद भी मिला है, जबकि कैप ऑप्शन इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन में लिख के दिया है। ठीक है, उतना ही नहीं, इस बच्चे ने प्रीमियम जो है ना
कैप ऑप्शन की प्रीमियम एक बार होता है, लेकिन बच्चे ने क्या किया था बताइए, इन्होंने तो कॉल ऑप्शन ले लिए थे और कॉल ऑप्शन अज्यूम करके 3-3 4-4 बार प्रीमियम माइनस करके दिया था, फिर भी इसको 7 मार्क्स मिले थे। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि सजेस्टेड से ही मैच होगा सॉल्यूशन तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। 2017 में इस बच्चे ने कॉल ऑप्शन अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व किया था, जबकि क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन था कि इसने एक दिन पेमेंट किया है। देखो आप ध्यान से, एक ही दिन पेमेंट किया है, एक ही दिन पेमेंट किया है, क्या बताइए, प्रीमियम। बट इस स्टूडेंट ने कितने बार प्रीमियम पे कर दिया बताओ, 1 2 3 4। आपको पता है इंटरेस्ट कैप में एक बार इंटरेस्ट प्रीमियम जाते हैं, 4-4 बार इन्होंने प्रीमियम पे किया था। उसके बावजूद भी इनको फुल मार्क्स मिले थे, 8 में से 7 मार्क्स मिले थे। ये उस टाइम 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 7 मार्क्स मिले थे। ये तो उसके टाइम की कहानी थी, चलो छोड़ो उसको, भूल जाओ अब। फिर बाद में इंस्टीट्यूट ने क्या करा, इसको करेक्शन करके 31 मार्च के लिए 8.25% ले लिया, 8.25%। चलो अब मैंने ये जो पहले बात हो गई, बात गई, रात गई, बात गई, मैंने उसको हटा दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया, वहां से हम अपने क्लोज कर दिया। अब आ जाइए वापस। अब जब ये बात आई तो स्टडी मैट, ये स्टडी मैट अप्रैल 2023 में इंस्टीट्यूट ने क्या करा, एक ही रेट लिया। हमने भी अपने बुक में एक रेट लिख के क्वेश्चन को बना दिए। मैं आपको बता दूं हमारे बुक में भी आपको एक ही रेट मिलेगा, 8.25%, और क्वेश्चन हमने दे दिए। ओके, अब क्या होता है सुनिएगा आप। इसके बाद मैं सितंबर 2023 में मैं ICAI में बोर्ड ऑफ स्टडीज में विजिट किया था, जिसमें आपको डिप्टी डायरेक्टर आशीष गुप्ता जी हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज में, उनसे हमारा मुलाकात हुई। खास करके हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर अभी राज चावला सर, जब उनके बिटिया का 85 मार्क्स आए मई 2023 में, तो उन्होंने मुझे, मैंने जब मिलने गए थे तो उन्होंने मेरे मीटिंग कराए उनसे। जब मैं मीटिंग में यहाँ पे गया था सितंबर 2023 में, तो मैंने इस क्वेश्चन पे भी उनसे डिस्कशन किया था। मैंने उनको 2 पॉइंट बताए थे। मैंने बताया कि एक चीज़ बताइए, आप 4 साल का लोन बता रहे हो, लोन तो आपका यहाँ एक्सपायर हो जाएगा, इस रेट को करोगे क्या? आपकी 2 मिस्टेक है, ध्यान से रखिएगा। इवन मेरे सॉल्यूशन का इमेज भी लिया था हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर जी है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बोला था कि ठीक है, मैं अपने हिसाब से जो अप्रोप्रिएट होगा मैं इसकी लैंग्वेज बदल दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि एक चीज बताइए, आप 4 साल का लोन दे रहे हो, लोन यहाँ पे आपका मैच्योर्ड हो जाता है, तो इस रेट का क्या करोगे? ठीक है, तो कहते हैं कि ठीक है, एक काम करता हूँ, अगर लोन का लाइफ हटा दे तो। मैंने बोला कि हाँ बढ़िया है। आपको मैं बता दूं, अभी जब ये BOS नॉलेज पोर्टल पे चला गया, मैं चला गया स्टडी मैट पे, ठीक है जी। ये स्टडी मैट पे गया, ये रहा आपका फाइनल, ये रहा फाइनल का इंग्लिश मीडियम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मॉड्यूल 1 के अंदर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पे मैं क्लिक कर दिया। ये हमारा अभी ओपन हो चुके हैं। अब ये देखो इन्होंने क्या करेक्शन किया है, ध्यान से रखना। इन्होंने जब क्वेश्चन को मॉडिफाई किया तो इस क्वेश्चन में क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने जो यहाँ पे है ना, जो लोन का लाइफ दिया गया था ना, लोन का लाइफ हटा दिया। ध्यान से देखो आप, यहाँ देखिए, इस लोन का जो लाइफ है ना, इस लोन के लाइफ को हटा दिया। कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, चेक करो आप। ये देखिए, सीधा बोलता है 8.5% पर एनम पेड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, और बस बाकी काम खत्म। जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल थे, उस क्वेश्चन के अंदर देखिए यहाँ पे आपको 31 मार्च एंड ड्यूरेशन ऑफ द लोन इज 4 ईयर। बस आशीष गुप्ता जी ने बस इतना करेक्शन किया कि उन्होंने लाइफ को हटा दिए। मैंने एक और चीज बताया था उनको, मेरा 2 कंसर्न था। एक तो आप ये लास्ट का रेट क्यों दे रहे हो, तो बोला कि ठीक है, लास्ट के रेट हमारे रेलिवेंट हो जाएगा, लाइफ हटा देता हूँ। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आगे चला जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा बताइए, 31 मार्च 16 तक पहुंच जाएगा। ये तो बहुत अच्छा काम किया, कम से आगे तक ये रेट, यानी कि रेट अब अप्लीकेबल हो जाएगा। क्योंकि मैं जो अपने सॉल्यूशन के अंदर लिखा करता था, कि ये देखो, प्रोजेक्टेड रेट जो आप 31 मार्च 16 का दे रहे हो इररेलेवेंट है, एज इट इज एप्लीकेबल फॉर द पीरियड 16 से 17 के लिए लोन हमारा 31 मार्च को एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो ये लाइन की अब रेलिवेंस नहीं रह जाएगी जब लोन का वो हटा देंगे तो। लेकिन अभी भी तो दिक्कत है ना, एक चीजों पे ध्यान नहीं दिया। किस बात पे बताइए? चलता हूं मैं 1 मिनट के लिए इसके सॉल्यूशन पे मैं पहुंचता। ये नए वाले हैं जो अभी मैं वेबसाइट से डाउनलोड कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, अभी भी आप कहाँ कैलकुलेशन कर रहे हो? आप मुझे बताइए, 31 मार्च को ही कैलकुलेशन कर रहे हो ना? तो 31 मार्च की जो आपका रेट 10.2% चल रहा था, उस 10.2% के रेट से आप यहाँ पे सेटलमेंट करोगे क्या?
आप मुझे बताइए, द बायर ऑफ द कैप विल रिसीव द कंपनसेशन। ये कंपनसेशन कब रिसीव करेगा बताइए? ये कंपनसेशन रिसीव करने वाला है 31 मार्च 2014 को, और यही आप लोग कह रहे हो कि 31 मार्च होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, लेकिन ये तो अभी लेटेस्ट, ये सितंबर 2013 में चेंज किया है। आपकी जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं ना, आपके क्वेश्चन में भी लाइफ हटाया है। इसका मतलब इस बात पे तो इंस्टीट्यूट को ध्यान गया है। आप देखो, आपके भी क्वेश्चन में लाइफ हटाया है उसने। ये जो करेक्शन किया था ना स्टडी मैट में, वही काम इन्होंने भी किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे बताइए, अब मुझे बताओ अब क्या सॉल्यूशन आएगी? स्टडी मैट के मुताबिक आईसीआई का सॉल्यूशन कहता है कि 31 मार्च का ये अमाउंट आएंगे, जबकि करेक्ट ये बनता है इस पीरियड के लिए 31 मार्च 2025 का ये अमाउंट बनता है। अगर इस लाइन पे ध्यान दिया, अगर इस लाइन को बेस बना के अगर मार्क्स दिए, तो आईसीएआई का सॉल्यूशन ये था, करेक्ट ये बनता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, कुछ बच्चों ये करके आए हैं, कुछ बच्चे ये करके आए हैं। हमारे तो कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट मिले, बाद में कहते कि सर हमें तो ये डिस्क्लेमर याद थे, हमें तो लगा मुश्किल से 1 मिनट एक्स्ट्रा लगना है, सर मैंने तो दोनों सॉल्यूशन दे के आया। मैंने बोला बहुत समझदार निकले आप, ये भी दे दिए ऑल्टरनेटिव 1 और ये भी सॉल्यूशन दे दिए ऑल्टरनेटिव 2। ठीक है, अब इस केस में तो मैंने भी आपका ये सॉल्यूशन डिवाइस कर दिया है, आप लोग बिल्कुल सही हो जी। ठीक है, आपका जो मानना है, क्या नाम है आपका जी? वरद राठी, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा मुझे देख के कि कम से कम आप लोग सॉल्यूशन डिफर करने के मूड में हो, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पे बस कहते हैं बेटे देखो आईसीआई का सॉल्यूशन अगर आपने नहीं दिया तो आप तो गए बेटे। लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी तो उसी इंडस्ट्री में हूं ना। बच्चे आके बोल देते कि सर आप तो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन डिफर करते हो, इसलिए मुझे बार बार डिस्क्लेमर लिखना पड़ जाता है, और मैं बच्चे को कहता हूं कि हाँ, जहां पे अगर आपको आईसीआई का सॉल्यूशन याद हो, दो सॉल्यूशन दे के आइए। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं अब इस बार वो वाले सिचुएशन ना पैदा हो। मैं तो उम्मीद करता हूं कि दोनों बच्चे को मार्क्स मिलनी चाहिए, जिसने ये सॉल्यूशन दिया उसको भी मार्क्स मिले, और जिसने ये सॉल्यूशन दिया उसको भी मार्क्स मिले। और ये रिस्की सॉल्यूशन है इस बार के लिए, किसको मार्क्स मिलेंगे किसको मार्क्स नहीं मिलेंगे कुछ नहीं कह सकते। ऐसे के सॉल्यूशन अलग है, करेक्ट सॉल्यूशन अलग है। मिलते हैं हम लोग सजेस्टेड आने के बाद, या जब सर्टिफाइड कॉपी आएंगे एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद। हो सकता है इस बार बहुत सारा बच्चे पैनिक ना भी हो, क्योंकि बाकी आसान है तो 60 70 80 वैसे ही आ चुका होगा। एक क्वेश्चन में बच्चे को मार्क्स नहीं भी मिला होगा तो ज़्यादा परेशान शायद नहीं होगा, इसलिए इतना बड़ा हंगामा शायद इस बार ना हो। अदरवाइज इस बार इस क्वेश्चन पे, इस सॉल्यूशन पे अगर इंस्टीट्यूट ने मार्क्स नहीं दिया तो हंगामा अच्छा खासा होगा, ज़बरदस्त होगा। तो फिर ये इस वीडियो में यही क्लैरिफिकेशन था छोटा सा। बाकी ये जो अपडेटेड, ये जो सेकंड अल्टरनेटिव के साथ सॉल्यूशन उसको मैंने अपडेट कर दिया टेलीग्राम पे। मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सजेस्टेड डाल दूंगा, आप लोग इसको रेफर करिएगा। और बाकी और भी जहाँ पे कहीं कहीं पे कुछ लोग कह रहे थे कि म्यूचुअल मर्जर में ये नहीं होगा, कैपिटल वेस्टिंग में नहीं होगा। हाँ, कैपिटल वेस्टिंग की कैलकुलेशन में मेरा मिस्टेक था, तो उसको मैंने करेक्शन कर दिया इसमें। ठीक है, बाकी हर जगह पे सॉल्यूशन सही है। फिर भी अगर कभी कहीं पे कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप लोग पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको क्लैरिटी देने। अच्छा, एक मिनट और, एक और। जब इतना बात कर ही लिए तो मैं आपको बता दूं, उस पॉइंट पे जब मैं गया था तो इस क्वेश्चन में भी दिक्कत है, जो कि आज तक आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है। मुझे लगा कि चलो आप लोग इतना अगर सही से पढ़ते हो तो कम से कम इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देना, जो आपका इंटरेस्टेड कैप की क्वेश्चन है, जिसमें रीसेट पीरियड 3 दिया गया है। तो बस आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्यूशन ढूंढना जी, क्योंकि इस पॉइंट पे तो चलो, इस क्वेश्चन के पॉइंट पे तो हर एक टीचर ने बात करा हुआ है, इस पॉइंट पे तो आज तक कोई टीचर बात नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि चलो आप तक भी ये पॉइंट पहुंचे, एटलीस्ट कम से कम इसकी लॉजिक पूछना आप अपने अपने टीचर से, तो शायद सब बच्चे के पास ये अगर नॉलेज आ जाए तो हो सकता है इंस्टीट्यूट इस पर भी सोचने को तैयार हो जाए। क्योंकि मेरे बातों से अग्री नहीं किए वहाँ पे जब मैं डिस्कशन करा था, तो उनका कहना है कि आप मुझे प्रूफ दीजिए, ठीक है, कोई एक रेफरेंस बुक के आप वो दीजिए, तब मैं इस पे सोचने के लिए तैयार होऊंगा। सोचने को भी तैयार नहीं है। क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखो, दिस इज रिसेट पीरियड 1, दिस इज रिसेट पीरियड 2, दिस इज रिसेट पीरियड 3, है ना। अब ये रिसेट पीरियड का रेट दिया गया है, मतलब इस पीरियड का रेट यहाँ फिक्स होते हैं, सेटलमेंट यहाँ होती है, ये तो सबको क्लियर है। तो आप मुझे बताइए, 3 रिसेट पीरियड है, तो रेट जो है ना आपका, रेट मैं एक काम करता हूँ, रेट आपका इस दिन का है, पे ऑफ यहाँ का है। रेट आपका इस दिन का है, पे ऑफ आपका यहाँ का है। रेट आपका इस दिन का है, पे ऑफ यहाँ का इस दिन का है। ठीक है, तो एक चीज मुझे बताना, चलो आप लोग तो बहुत ज़्यादा समझते हो, तो ये जो प्रीमियम आपने पे किया है, कहाँ गए? ये जो आपने प्रीमियम 1% पे किया है 20 मिलियन पे,
आप मुझे बताइए 20 मिलियन का मतलब होता है 200 लाख मल्टीप्लाई बाय 1%। जो आपने 2 लाख का यहाँ पे जो प्रीमियम पे किया है, इस प्रीमियम को आप अमोटाइज करते हो, और आपको याद आ रहा होगा, आपके आपके बुक में भी लिखा होगा कि अमोटाइज प्रीमियम जो आपने निकाला है, प्रीमियम निकाला कि ये 2 लाख को सीधा डिवाइडेड बाई करते हो आप क्या बताइए, पीवीआईएफ है। याद आ रहा है कुछ आप लोग को? आप लोग अपना अपना रजिस्टर चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मेरा यहाँ पे भी मैं अपने क्लास नोट दिखा दूं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का भी, 10 का भी। ये रहा वही चीज है। ये देखो, आप मुझे एक चीज बताइए, 3 पे ऑफ सेटलमेंट हो गई। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे भी डिस्क्लेमर है हमारा। ये डिस्क्लेमर खैर कोई नहीं देते अभी। आईसीआई अमोटाइज्ड प्रीमियम यूजिंग एन्युटी फैक्टर व्हिच इज नॉट करेक्ट। अब बोलोगे क्यों नहीं करेक्ट है, सुनिए अब आप सीधा 2 लाख को डिवाइड करते हो एन्युटी फैक्टर से। एन्युटी फैक्टर का मतलब कोई समझा सकते हो? यहाँ का x, यहाँ का x, यहाँ का x, यहाँ का x, यानी कि आपने क्या करा, इस 2 लाख को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक चीज मुझे बताइए, सेटलमेंट कितने बार हो रही है? आपको कैप ऑप्शन तो पता है ना क्या है? एक तरीके से कॉल ऑप्शन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल ऑप्शन है। आपको कितने बार सेटलमेंट हो रही है आप मुझे बताइए। आपकी सेटलमेंट हो रही है 3 बार, 3 पे ऑफ मिलेगा क्योंकि 3 आपका रीसेट पीरियड है ना। आप मुझे बताइए, रीसेट पीरियड 3 है तो 3 बार सेटलमेंट मिलेगी। तो सोचो, मैंने एक प्रीमियम खर्चा किया, 3 बार मुझे इनफ्लो मिल रहा है। तो अगर 3 बार इनफ्लो मिलेगा तो मैं जो अपना प्रीमियम को अमोटाइज 3 टाइम्स करूंगा या 4 टाइम्स करूंगा? सोच के बताना आप मुझे। इतना तो लॉजिक होगा ना कि मैं अगर कोई एक बार खर्चा किया और उस खर्चे के लिए अगर मैंने 3 बार इन पे ऑफ रिसीव करता हूं सेटलमेंट अमाउंट, तो मेरा प्रॉफिट लॉस 3 बार निकलेगा। तो प्रॉफिट लॉस 3 बार निकलेगा, तो ये जो मैं प्रीमियम को कितने पार्ट में डिवाइड करूं, 3 पार्ट में या 4 पार्ट में? भाई 3 पार्ट में। तो याद रखना, इसकी जो करेक्ट सॉल्यूशन बनता है 2, 3 एंड 4। याद रखना, यानी कि एक जो पे ऑफ यहाँ पे सेटलमेंट होती है उसकी, एक पे ऑफ यहाँ से सेटलमेंट होती है उसकी, एक पे ऑफ जो यहाँ सेटलमेंट होती है उसकी, ये 3। तो पावर 2 यहाँ वाले x, 3 और 4 होना चाहिए। ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन है। जबकि इंस्टीट्यूट ने सीधा एन्युटी फैक्टर से करते, जो कि 4 बार हो गया, जबकि हमारा पे ऑफ सिर्फ 3 बार सेटलमेंट हो रही है। तो ये वाले अमाउंट जो है ना वो नहीं होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, मेरा ओपिनियन है। अगर आप लोग मेरे से अग्री करते हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं भी अग्री करते तो कोई बात नहीं, मैं बच्चे को पहले से भी बता रखा हूँ कि यही सॉल्यूशन दे के आना है, आईसीआई वाले ही दे के आना है, जबकि करेक्ट सॉल्यूशन आपका ये है। जब मैंने इस बात पे, इस चीज़ों पे डिस्कशन किया था, जब मैं सितंबर 2023 में जब बोर्ड ऑफ स्टडीज में गया हुआ था, तो उस टाइम पे इसके लिए उनका ये मानना था कि मैंने ना एक बहुत ज़्यादा रेपुटेड, मई 2023 में शायद फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था, मैं एक फॉरेन राइटर से बुक से क्वेश्चन पिक किया गया है, बहुत ही रेपुटेड ऑथर है वो। तो उस ऑथर के सॉल्यूशन को अगर मैं चेंज करूंगा तो उसके सपोर्टिव में मुझे एक स्ट्रांग ऑथर का और बुक चाहिए। तो भाई दूसरे ऑथर का बुक कैसे मिल जाएगा इस क्वेश्चन के साथ? ठीक है, वैसे मेरे पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक थी जिस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। मैंने बोला भी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज सपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन वाइज मैं कैसे सपोर्ट कर दूंगा? ठीक है, तो ये चीज है। तो इसके लिए मैंने खैर, वैसे मैं फिर से सोचा भी था कि कोई और रिसर्च करेंगे, शायद ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन मिल जाए तो शायद इंस्टीट्यूट इसको करेक्ट करने के लिए अग्री हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, वैसे लॉजिक से वो भी सहमत हो गए कि ठीक है, आपकी बात तो मैं समझ गया कि पे ऑफ अगर 3 है, पे ऑफ अगर 3 बार आ रहा है पे ऑफ का अमाउंट, तो भाई प्रीमियम भी 3 बार में ही अमोटाइज होना चाहिए, 4 बार में नहीं। लेकिन 4 साल के अगर पीरियड में अगर आप एन्युटी फैक्टर 4 ईयर के ले लोगे तो कहीं ना कहीं 4 हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट से तो अग्री करता है, लेकिन सॉल्यूशन बदलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। अब हिचकिचाहट किस बात का है? जब इंस्टीट्यूट अपने आप को सुपीरियर समझते हैं तो क्यों नहीं लॉजिक के बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, उसको क्यों सपोर्टिव बुक की जरूरत पड़ा? हाँ, हो सकता है कि मेरे पे भरोसा ना हुआ हो, तो यही चीज़ है। ठीक है, इस पे हम क्यों बहस करें। होप आप लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का अच्छा मार्क्स आए और ये इंटरस्टेट रिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चन में भी हर एक स्टूडेंट को मार्क्स मिले, ये मैं उम्मीद करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।